Good morning. 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 Very good morning. Radhe Radhe. हाँ कल हाँ आज आपकी 4 क्लासेस है। 2 क्लासेस तो अभी ये बैक टू बैक हो जाएगी। एक तो अभी ग्रेजुएशन वाली चल रही है, एक इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी वाली हो जाएगी। उसके बाद 2 क्लासेस है। एक क्लासेस है सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन की क्लास है, जिसमें जितना भी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, कई बच्चों को सेकंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है। कई लोगों को, आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेकंड ग्रेड के सिलेबस से कंफ्यूजन है। कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना हुआ है और उन्हें लगता है कि वो सिलेबस है, कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना हुआ है और वो लगता है कि वो सिलेबस है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या है। कई लोग कहेंगे रीएनालिसिस हमारे सिलेबस में है ना, तो कुछ इतने बड़े बड़े शब्द हैं जो जिनका वो इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि ये पता ही नहीं कि रीएनालिसिस में बहुत कुछ आता है। पूरी रीएनालिसिस हमारे पास नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे हमारे सिलेबस में गणित है, तो हमारे सब्जेक्ट में गणित तो है ही, लेकिन पूरी गणित नहीं हो सकती। तो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सिलेबस कितना है आपका सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, एग्जैक्टली कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में, ताकि आप बंधे रह के वहां तक पढ़ सके। फालतू में ज्यादा ना पढ़ लें या कम ना पढ़ लें, दोनों ही गलत हो जाएगा। कम पढ़ लें तो भी नुकसान है, ज्यादा पढ़ लें तो भी नुकसान है, क्योंकि समय तो उतना ही है। अब उतने समय में ज्यादा पढ़ लिए तो समय बर्बाद हो जाएगा, कम पढ़ लिए तो समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली कितना सिलेबस है वो उतना आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज के लेक्चर में, ताकि आप बंधे हुए रहें कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। दूसरा एक लेक्चर और है, वो है कोर्स अपडेट, कि अभी तक हमारा सेकंड ग्रेड, अभी हम 4 महीने लगभग लगभग होने को आ जाएंगे, लगभग 4 महीने हमें होने को आ जाएंगे। तो 4 महीने में हमारा कोर्स कितना हो चुका है, कितना हिस्सा हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था जुलाई एंड तक, कि जुलाई एंड तक हम हमारा सिलेबस करवा देंगे। हाँ ठीक है, कुछ 10-15 दिन आगे पीछे हो भी गए तो भी ठीक है, लेकिन जुलाई का हमारा डेडलाइन था, जुलाई एंड तक का, कि जुलाई एंड में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और हम उसको रिवाइज करना शुरू कर देंगे, रिपीट करना शुरू कर देंगे। रिपीट तो हमारा चलता ही रहेगा, है ना। ये हमारा तीसरी बार हो रहा है और इसके बाद हम चौथी बार रिपीट करना शुरू कर देंगे जुलाई के बाद में। तो ये मैंने आप लोगों से कहा था। तो कितना कोर्स अब तक हमारा 4 महीने में हमने कितना अचीव कर लिया है और कितना अचीव करना बाकी है, कुछ डेडलाइन से कुछ कम तो नहीं चल रहा है, कुछ ज्यादा तो नहीं चल रहा, वो सब कुछ, और उसके लिए कितना एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम उसमें बात करेंगे। तो उसके लिए आज की एक क्लास और है, वो शाम को 5 बजे है, जिसमें कोर्स का अपडेशन दूंगा आप लोगों को, कि मेरी तरफ से कितना कोर्स अभी तक हो चुका है और कितना अभी बाकी है और वो कितने टाइम में और हो जाएगा, है ना। हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, टाइमलाइन से कहीं पीछे तो नहीं चल रहे, और पीछे चल रहे हैं तो कितना पीछे चल रहे हैं, तो वो सब कुछ एग्जैक्टली क्या है, कितना है ना, वो जरूरी है आप लोगों को स्टेटस अपडेट, कि भी कितना हमारा कोर्स कहाँ तक पहुंच गया है, कितना समय का टारगेट था, कितना हिस्सा हमने पूरा कर लिया है, ठीक है ना। और अब पीजी वाली क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड का पीजी पोर्शन था वो अब कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जो कर रहे हैं, पीजी पोर्शन पूरा हो चुका है, अब सेकंड ग्रेड ही बचा है। तो अब सेकंड ग्रेड में यूजी और सीनियर बचा है, तो इसमें थोड़ी क्लासेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी और एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड कर दें, कि कितना जरूरत है, क्या जरूरत है, उस सब की बातें हम कल करेंगे। आज का जो लेक्चर होंगे शाम वाले 5 बजे वाले, उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमारा सीक्वेंस पे आते हैं। हमने हमने लास्ट 21वां क्वेश्चन पूरा किया था कल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट एन टेंड्स टू अनंत 1/n 1 + 1/2 + 1/3 + डैश 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 1/n, इसकी लिमिट क्या होगी। अब याद हमेशा याद, सीक्वेंस के अंदर जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है कि किसी भी सवाल को आप सारे सारे सवालों को एक नियम से नहीं बांध सकते, कि एक फॉर्मूला चिपका दो
सारे सवाल हो जाएंगे। बस यही सबसे बड़ी एक इश्यू आता है, और गणित के अधिकतर में यही दिक्कत आती है। जो कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम कहते हैं, जिस मैथ्स को हम कहते हैं ये टफ है, उसके टफ होने का कारण है, जैसे समाकलन है, हम समाकलन को टफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समाकलन में इस सवाल में कुछ कर रहे हैं, उस सवाल में कुछ कर रहे हैं, उस सवाल में कुछ कर रहे हैं, यानी सारे सवालों को आप एक तरीके से नहीं चला सकते। सारे सवालों को आप एक तरीके से नहीं चला सकते। आपको समाकलन के किसी एक सवाल में आप दो जोड़ते हैं, किसी एक सवाल में आप दो से गुणा करते हैं, किसी एक सवाल में आप साइन जोड़ते हैं, किसी एक सवाल में एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखते हैं, किसी एक सवाल में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह एक लिखते हैं। तो किसी में कुछ करते हैं, किसी में कुछ करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड। जो सवाल का जो डिमांड होता है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप सवाल में वो करते हैं। कोई एक कॉमन तरीका नहीं है कि ये लगा दो समाकलन हो जाएगा, जैसे अवकलन में होता है। अवकलन में आपके पास फिक्स तरीका होता है, वो चिपका दो सब पे लग जाता है, एक ही तरीके से सारे सवाल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अवकलन अच्छी लगती है। समाकलन इसलिए बुरी लगती है क्योंकि उसमें वैरायटी है, इस सवाल पे ये लगेगा, इस सवाल पे ये लगेगा, इस सवाल पे ये लगेगा, और एक तरीके से सारे सवाल हो नहीं सकते। यही प्रॉब्लम हमारी सीक्वेंस के साथ आती है। जैसा भी ये सवाल है, इसको आप कैसे करेंगे? आपको नियम ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नियम इसके लिए परफेक्टली सेट होगा। आपके जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरम है, उनमें से कौन है ऐसा जो इसके ऊपर परफेक्टली सेट होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दूं तो शायद इसकी शक्ल दिखने लग जाए। लिमिट 1+1/2 प्लस 1/3 अब देखो, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ भाई, लग रहा है यार ये कुछ नहीं है, ये है n पदों का जोड़ बट्टा n। इसका मतलब है ये समांतर माध्य है, ये समांतर माध्य है। n चीजें जुड़ी हुई है, n का भाग लग रहा है, मतलब ये समांतर माध्य है। और इसके लिए तो हमारे पास कौशी की थ्योरम है। कौशी की फर्स्ट थ्योरम हमें यही कहती है, अगर ये समांतर माध्य है तो ये कौन सी सीक्वेंस का समांतर माध्य है, उस सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो, उस सीक्वेंस की लिमिट निकाल लो, और वही लिमिट इसकी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आ जाते हैं कौशी फर्स्ट थ्योरम पे। कौशी की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कौन से सीक्वेंस का समांतर माध्य है? तो ये है 1/n का समांतर माध्य। इस सीक्वेंस का समांतर माध्य है या नहीं है? इस सीक्वेंस का समांतर माध्य, अगर ये सीक्वेंस ले और इसका समांतर माध्य निकालें, इसके समांतर माध्यों का क्रम बनाएं। अगर इसके समांतर माध्यों का अनुक्रम बनाएं तो वो बनेगा पहला पद a1, दूसरा a2, तीसरा पद a3, चौथा पद, पांचवा पद, nवा पद बटा n। और देखो क्या आपका ये सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा। a1 1/1 यानी 1, a2 1/2, a3 1/3, n 1/n/n। बिल्कुल यही सवाल बन रहा है, यही बन रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब कंफर्म है कि कौशी की फर्स्ट थ्योरम अप्लाई हो रही है। कौशी की फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जो है, ये किसी का समांतर माध्य है क्या? ये जो सीक्वेंस है जिसके आप लिमिट अभी निकाल रहे हैं, क्या ये समांतर माध्यों का अनुक्रम है तो किसका समांतर माध्यों का अनुक्रम है? वो कौन सा सीक्वेंस है, वो कौन सा अनुक्रम है जिसके समांतर माध्यों का ये अनुक्रम है? उसे पकड़ लो, उसकी लिमिट निकालो। तो पहले ये कंफर्मेशन करवाओ कि ये समांतर माध्यों का अनुक्रम है। कोई ऐसा अनुक्रम है जिसके समांतर माध्य निकाल कर ये अनुक्रम बना हुआ है। पहले ये कंफर्मेशन दो कि कौशी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। जब अप्लाई हो सकती है उसके बाद फिर अप्लाई करनी है। पहले हो सकती है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज ही नहीं है तो पाइथागोरस भी नहीं है। तो पहले कंफर्मेशन करना पड़ता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो अप्लाई होते हैं तो फिर उसके बाद वो चीज काम करती है। ठीक है ना? तो यहाँ कंफर्मेशन आ गया कि हाँ भाई ये अप्लाई हो सकती है, हो सकती है। तो चलो अब हम उस सीक्वेंस, जो मेन सीक्वेंस है, उसकी लिमिट निकाल लेते हैं। उसकी लिमिट ही हमारे इसकी लिमिट हो जाएगी। तो कौशी थ्योरम लगाने से पहले सावधान रहिएगा, पहले ये जरूर चेक करिएगा कि वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसकी लिमिट आ गई 0, तो इसकी लिमिट 0 आ गई, तो इसकी लिमिट भी 0 आ गई। डन।
तो आपका आंसर आ गया सी, है ना। थोड़ा सा धीमा हो जाए शुरुआत, जब भी कोई चीज़ों को पढ़े, जैसे आप गाड़ी चला तो शुरुआत में स्पीड कम रखेंगे तो फायदा रहेगा, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। तो जब सीख रहे हैं कोई चीज़ को, स्पीड बढ़ जाएगी। कई लोग आते हैं, आते ही पहले स्पीड टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, क्या सीक्वेंस होता है, क्या कोशी थ्योरम होती है, और अभी भी स्पीड की बातें करेंगे। स्पीड फर्स्ट टाइम में नहीं आती, सवाल ही नहीं उठता। और अगर फर्स्ट टाइम में स्पीड आ गई तो आप अपने लिए भी खतरा है और आप सामने वाले के लिए भी खतरा है। अगर कोई गाड़ी चलानी सीख रहा है और आते ही वो गाड़ी चलाने पे तो फोकस नहीं कर रहा, स्पीड पे फोकस कर रहा है, तो वो खुद के लिए भी खतरा है, और वो सामने वाले किन किन को मारेगा उनके लिए भी खतरा है। तो सेम वही बात है, पहले फेज आपका होता है सीखना। पहले आप सीख तो जाओ, सीखने के बाद आती है स्पीड, ना कि स्पीड पहले आती है सीखना बाद में आता है। तो पहले एक बार धीमे हों, धीरे धीरे देखें कैसे सीक्वेंस बन रहा है, कोशी थ्योरम कैसे अप्लाई होती है, कैसे यूज होती है, एक बार आ जाए फिर स्पीड की बातें होंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। आगे बढ़े, अगले पे आते हैं। अब इसको भी ध्यान से देखें, समझें। नहीं, एक साइड से सत्य है ये कि अनुक्रम की लिमिट अगर एल है तो उसकी समांतर माध्यों की लिमिट भी एल है। समांतर माध्यों की लिमिट एल है तो उसकी लिमिट एल है, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ वन साइडेड थ्योरम है। ज्यादातर थ्योरम जो सीक्वेंस में है वो सिर्फ एक साइडेड की है। डबल साइडेड की थ्योरम न के बराबर है। इक्की दुक्की को छोड़ दो, बाकी सारी थ्योरम वन साइडेड ही है, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं है। इसलिए थ्योरमों के जो स्टेटमेंट है जो करवाए हैं उनके पढ़ो और उन पे ध्यान दो कि वो एक साइड बोल रहे हैं ना कि डबल साइड बोल रहे हैं। तो इस पे आ जाओ और इसको देखो कि क्या ये भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही चल रहा है। इसको भी पहले लिखने का तरीका चेंज करें। एक की पावर एक बटा एक लिख दें इसको, दो की पावर एक बटा दो लिख दें, अब ये बिल्कुल ये भी चल रहा है। ये भी लग रहा है कि पदों का जोड़ है बट्टा एन है, इसका मतलब ये भी समांतर माध्य है। लेकिन किसका समांतर माध्य है वो पता कराओ। तो ये समांतर माध्य है ए एन बराबर एन की पावर एक बट्टा एन का। अब एक बार कंफर्मेशन कर लो कि जो मैंने माना है वो सही है या गलत है ना। कंफर्मेशन जरूर करते जाओ। मैथ्स जो है ना वो प्यूर लॉजिकल है, तार्किक है। सही है तो सही है, चेक करने पे भी सही पाया जाएगा। तो क्रॉस चेक जरूर करते रहें, इससे कोई गलती नहीं आएगी। क्रॉस चेक कर लेंगे तो गलतियां नहीं आएंगी। अब ये मैंने बनाया, हो सकता है मैंने गलत बनाया हो, क्रॉस चेक कर लें। एन का मान एक रखें, दो रखें, तीन रखें, डैश 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 एन आ रहा है, बटे एन आ रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस वैसे ही बना हुआ है। तो डन, परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पे आते हैं कि ये हमारा हो गया। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी, तुक्के मत मारिएगा, है ना। तुक्के मत मारिएगा प्लीज, तुक्कों से दूर रहिएगा, है ना। अंदाजों से दूर रहिएगा, अनुमानों से दूर रहिएगा। यहाँ अनुमान काम नहीं करते हैं। अनुमान तो मौसम विभाग में ही काम नहीं करते। तो ये तो गणित है। दोनों तरफ लिमिट निकालो। और यहाँ पे अब ये वाला कोई बच्चों वाला काम ना करिएगा। यूं ना करिएगा कि ये रहा, मतलब अपने हिसाब से हमने सेट कर लें। जैसे ये हो गया अनंत और ये हो गया एक बटा अनंत। और अब बोलो कितना आंसर लाना है। ये हो गया अनंत की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है। ये वाला घटिया तरीका यूज मत करिएगा। ये है घटिया कि भाई आंसर एक आ गया, टिक कर दो कि एक आंसर है। ये वाला मत करिए। हो सकता है आंसर एक हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है इसका आंसर एक हो सकता है इसका आंसर, लेकिन जिस तरीके से आप करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिस तरीके से करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, अनुमान आपके 10 में से एक बार सही हो सकता है, दो बार सही हो सकता है, लेकिन 8 बार गलत होगा। 8 बार गलत होगा तो ओवरऑल जो उसकी कीमत आप चुकाओगे ना वो ज्यादा होगी। ओवरऑल आप उसकी जो कीमत चुकाओगे वो हमेशा ज्यादा होती है। अनुमान हमेशा भारी पड़ते हैं। सट्टे में लोग हारते क्यों है, उसका कारण यही होता है।
सट्टे में इसलिए हारते हैं क्योंकि लक कभी कभी साथ देता है, 2 बार 3 बार साथ दे दिया। अब 10 बार आप गेम खेल रहे हैं, 3 बार साथ दे दिया, 7 बार वो ले बैठा, 7 बार वो ले बैठा। और किसी का भी लक ऐसा नहीं है कि बहुमत में साथ दे, 10 में से 7 बार साथ दे, ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, लक साथ देता है कभी कभार, तो 10 में से 2 बार साथ दे देगा, और आप 8 बार इंतजार करने के चक्कर में गलत कर बैठोगे, वो नुकसान खा बैठोगे। तो वही चीज है, जो अनुमान होता है वो कभी कभी फायदा देता है, लेकिन कब देता है ये आपको भी नहीं पता होता। ओवरऑल वो हमेशा नुकसान देता है, ये सच है। तो ये वाले तरीकों से दूर रहिएगा। पहली बात तो अनंत की पावर 0 अनिर्धार्य होती है, अनंत की पावर 0 अनिर्धार्य। इसका मतलब इसे एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता कि ये कितना है। एक बात ये गया खत्म। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये कैंसिल हो गया। दूसरा तरीका लेते हैं कि सीक्वेंस की पहले लोग ले लेते हैं, लोग लेने से पावर थोड़ी आगे आ जाएगी। ऐसा तरीका लगाओ जो फूल प्रूफ हो, मतलब तर्कों पे आधारित हो, थ्योरम पे आधारित हो। ये लिए 1/n आगे आ गया, लोग n आ गया। अब n का मान अनंत रखो। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके, दोनों तरफ लिमिट लेने पर। अब यहाँ आपके पास दो तरीके, दोनों ही तरीके देखो अच्छे से समझो। पहला तरीका है कि आप सीक्वेंस को चलते हुए देखो, चलते हुए देखो, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। और लॉजिकली, लॉजिकली ऐसे नहीं कि यूं ही बस एक दो पद बनाए और बस लग रहा है कि हाँ ठीक है जा रहा है, लग रहा की जगह तो है ही नहीं, लग रहा की जगह तो गणित में है ही नहीं, और लग रहा के आधार पे तो गलत ही जाओगे। अब आते हैं बात पे, तो होता क्या है, अगर हम ऊपर देखें पूरा लॉजिकली, मैंने पहले कहा तार्किक, अगर तर्क नहीं लगाओगे तो फिर गणित किस काम की। ऊपर है लोग, ऊपर है लोग, नीचे है एन। लोग हमारे सारे फंक्शनों में, जिन फंक्शनों को हम जानते हैं उन सब में लोग सबसे धीमा होता है, सबसे धीमा। लोग सबसे धीमा, जितने भी फंक्शन अब हमारे पास है उन सब में सबसे धीमा है। आओ समझाता हूँ कैसे। मतलब सपोज करो कि इसका बेस जो है वो 10 है, वैसे तो ई है, मान लो एक बार कि इसका बेस 10 है। अगर इसका बेस 10 है तो इसकी वैल्यू देखो एन और log n की वैल्यू। अगर मैं बेस 10 लेता हूँ तो, अगर मैं बेस 10 लेता हूं तो वैसे ई से 10 से समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता हूं, कि जब n का मान 10 होगा तो इसका मान 1 आएगा, क्योंकि 10 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसका मान 100 हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 100 का मतलब 10⁻², 2 आगे आ जाएगा, log 10 10 का मान 2 हो जाएगा। ये जब 1000 आएगा तो इसका मान 3 आएगा। अब इसके स्लोनेस देखिए, इसका धीमापन देखिए, 1000 पे ये 3 आया, 10,000 पे ये 4 आएगा। मतलब वहां तो 10 10 गुना हो रहा है, यहाँ सिर्फ 1 2 3 4 बढ़ रहा है। इसका धीमापन देखिए, वो 10,000 चला गया, ये 4 किलोमीटर चला है, ये 4 किलोमीटर चला है। अगली बार वो 1,00,000 किलोमीटर चलेगा, ये सिर्फ 5 पहुंचेगा, ये सिर्फ 5। सोचो अगर किलोमीटर के हिसाब से भी बात करें, वो पहुंच चुका, अब 1,00,000 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा वो, ये होगा 1,00,000 किलोमीटर। जब ये भाई 1,00,000 किलोमीटर पे पहुंचेगा, ये सिर्फ 5 किलोमीटर पे पहुंचेगा। अगली बार वो 10,00,000 किलोमीटर पे पहुंचेगा, ये 6 पे पहुंचेगा। अगली बार वो 1 करोड़ किलोमीटर पे पहुंचेगा, ये सिर्फ 7 किलोमीटर पहुंचेगा। समझे कि दोनों का कितना कितना धीमा है, इसमें कितना धीमापन है। तो अगर यहां देखें इस हिसाब से तो एकदम क्लियर है कि ये तो एकदम धीमा नए के बराबर चलेगा, और ये भाई घोड़ों पे सवार होगा, ये बहुत तेजी से जाएगा, बहुत तेजी से। तो हर बार बहुत तेजी से कम होता जाएगा, जैसे 1/10 0.1, 2/100 0.2, अगर दोनों का अनुपात लूं तो इन दोनों का अनुपात लेने पर ये यही पकड़ में आ जाएगा। ये आ गया 0.1, ये आ गया 0.02, ये आ गया 0.003, ये आ जाएगा 0.0004, ये आ गया 0.00005। तो ये कंफर्म है कि इतना धीमा है, टेंड्स टू 0।
एक लॉजिक तो ये कहते हैं, दोनों तरफ लोग था, मैं लोग भूल गया। एक लॉजिक तो ये कहते हैं। जीरो, लोग हटा दो, लोग हटाने पर आपके ए एन की लिमिट आ जाएगी। ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो यानी एक। तो अब देखो घटिया तरीके से भी एक आया था, जो हमने घटिया तरीका लगाया था उससे भी एक आया था, इससे भी एक आ गया। अब ये घटिया तरीके क्या करते हैं, ये कभी कभी साथ दे जाते हैं और हमें विश्वास करा देते हैं, ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि ये काम करते हैं, हमें ये भ्रम पैदा करवा देते हैं कि ये काम करते हैं, और इनके आधार पे फिर वही होता है, 10 में से 2 तो सही होते हैं, 8 गलत होते हैं। तो जो नुकसान होता है वो इतना ज्यादा होता है कि शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता, शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट रिजल्ट की बात करते हैं। अभी आंसर मिल गया ना, अभी तो आज की सोचो, आगे की इस बाद में देखेंगे। बस इसी सोच के साथ हम घटिया तरीका लगाते हैं और घटिया तरीके से दिमाग को सेट कर लेते हैं, और वो तरीके लगाते हैं, वो जब ऑडिट करते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को कि आपके जो सस्ते तरीके थे उन्होंने आपको 10 में से 2 दिए, 8 लिए, जिससे कितना भारी नुकसान हुआ वो समझ में आता है। ठीक है ना, जैसे भी कोविशील्ड वाला चल रहा था, कल परसों न्यूज चल रही थी कि कोविशील्ड है, उस समय धम 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 सबको दिया था, अब कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं उससे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स है ये। अब उस समय तो फटाफट दे दिया, उस समय ना कोई चेक किया, ना कोई ज्यादा उसके ऊपर, उसके जितनी जो मेडिकल टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जो प्रैक्टिकल जो होना चाहिए था, टोटल जो टाइम पीरियड उसका मिलना था वो नहीं मिला, बोले जल्दी से जल्दी लगाओ, और लोगों को अनिवार्य कर दिया गया कि भाई वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो लोग, दूसरा बोला वैक्सीन लगाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आपको खतरा कम है, फलान है, तो वो कर दिया, हो गए। अब वो कोविड चला गया, अब उसके नुकसान की बारी आई, अब भुगतो। अब आई नुकसान की बारी, जो कि उससे ज्यादा खतरनाक है। कोविड में मरता ना मरता, ब्रेन हेमरेज से पक्का मरेगा, हार्ट अटैक से पक्का मरेगा, तो वो ज्यादा खतरनाक चीजें हो गई अब। तो यही चीजें होती है कि जब आप कम समय देते हैं चीजों को, तो आप गलत तरीके पे, गलत ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, और गलत ट्रैक पे फिर नुकसान ही होता है। तो इसलिए घटिया तरीकों से बचें, महत्वपूर्ण है कि इंपॉर्टेंट तरीके पकड़े। अब आ जाते हैं आगे पे। एक और तरीका है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सावधान होना होगा। एक तरीका हमारे पास दूसरा है कि जब कोई लिमिट निकालते हैं तो हमें याद आता है डीएल हॉस्पिटल। डीएल हॉस्पिटल हमें याद आता है, और बहुत सुंदर तरीका था डीएल हॉस्पिटल लिमिट निकालने का। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। एक तो डीएल हॉस्पिटल के साथ प्रॉब्लम है कि आपका सवाल पहले से अनिर्धारित रूप में होना चाहिए। तो देखो अनिर्धारित में है क्या, तो डीएल हॉस्पिटल को बुलाते हैं और उसको कैसे यहाँ यूज कर सकते हैं वो देखो। डीएल हॉस्पिटल के साथ दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर एक कि आपका सवाल पहले अनिर्धारित होना चाहिए। तो अच्छी बात है हमारा सवाल अनिर्धारित है, अच्छी बात है हमारा सवाल अनिर्धारित। क्यों? क्योंकि एन का मान अनंत रखने पर, एन का मान जब मैं अनंत रखूंगा तो लोग अनंत अनंत होगा, एन अनंत अनंत होगा, तो अनंत बटा अनंत है, यानी मेरा सवाल अभी अनंत बटा अनंत रूप में है, यानी मेरा सवाल अभी बिल्कुल एलिजिबल है डीएल हॉस्पिटल रूल के पहले नियम के अनुसार। पहला नियम डीएल हॉस्पिटल रूल का पहला नियम कहता है कि आपका सवाल अनिर्धारित में होना चाहिए। तो अनंत बटा अनंत अनिर्धारित होता है, अनिर्धारित स्थिति में नंबर 1 डन। नंबर 2 उसका अवकलन होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए, क्योंकि आप डीएल हॉस्पिटल में अवकलन करते हैं, इसलिए आपका फलन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय तो नहीं है, अवकलनीय तो नहीं है। अवकलनीय क्यों नहीं है? क्योंकि एन जो है वो सतत नहीं है, एन जो है वो सतत नहीं है, वो असतत है। मतलब एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एन लगातार नहीं है, एन लगातार नहीं है, एन नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में गैप होते हैं 1 2 3 4। अगर गैप होंगे तो फलन सतत नहीं होगा, और संतत नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा तो अवकलन नहीं होगा, और अवकलनीय नहीं है तो फिर डीएल हॉस्पिटल नियम कैसे लग सकता है? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई डीएल हॉस्पिटल के साथ। अनिर्धारित है डन, अनिर्धारित डन, लेकिन इसका जो असंतत्यता जो है वो दिक्कत दे रही है। तो एक और मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसको प्रूव किया कि आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप इसे कंटिन्यूअस बना दे, लगातार बना दे, आप यहाँ पे भूल जाएं कि एन जो है वो डिस्क्रीट है, आप याद रखिए कि एन कंटिन्यूअस है।
मतलब n 1 2 3 4 नहीं, n लगातार ही है, 1 1.1 1.2 कंटिन्यू n है, आप उससे लिमिट निकाल ले, उसकी जो लिमिट होगी डीएल, वो तो डीएल हॉस्पिटल लग जाएगा। n को आप 1 2 3 4 न मान के n को लगातार माने, जैसे रियल नंबर होते हैं वैसे लगातार माने और डीएल हॉस्पिटल नियम लगा लो, तब लग जाएगा। तब चेक कर लो कि n को सतत मानते हुए, निरंतर मानते हुए, लगातार मानते हुए, रियल नंबरों की तरह ऐसे मान के ट्रीट करो और फिर आप अपना डीएल हॉस्पिटल नियम लगा लो। वो लिमिट आपके डिस्क्रीट में भी लागू रहेगी। इसे कैसे समझे? इसे यूं समझो कि कोई फलन है जो कि लगातार है और वो किसी नंबर की तरफ जा रहा है, ये है लगातार। अगर कोई लगातार नंबर की तरफ जा रहा है, कोई सड़क है, जैसे सड़क को देखो, सड़क लगातार होती है, बीच में कोई गैप नहीं होता। अब कोई चलने वाला सड़क पे पूरा तो नहीं चलता, एक पैर एक पैर एक पैर एक पैर रखेगा, तो वो भी सड़क के साथ साथ ही तो चलेगा। जब सड़क वहां जा रही है और वो सड़क पे चल रहा है तो वो भी तो वहीं जाएगा। तो अगर कोई कंटिन्यूअस चीज कहीं जा रही है तो डॉट 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 भी, अगर आप उसमें चलते भी हैं एक 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 करके, एक दो तीन चार करके चलते हो, तो आप भी उसी कर्व पे चल रहे हो, तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां ये पहुंच रही थी। ये अगर एल पे पहुंच रही है तो वो डॉट डॉट भी एल पे ही पहुंचेगा। तो अगर उसी फंक्शन का कंटिन्यूअस रूप मतलब सतत रूप जिस लिमिट पे पहुंचता है, डिस्क्रीट रूप मतलब असतत रूप भी वहीं पहुंचता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल नियम डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल नहीं लग रहा है, यहाँ पे सावधानी के साथ लग रहा है कि भाई डीएल हॉस्पिटल मांगता है अवकलन, ये अवकलन दे नहीं सकता, तो हमने इसका एक विकल्प निकाला कि भाई सतत बना लेते हैं, एन को नियमित बना लेते हैं, निरंतर बना लेते हैं और फिर डीएल हॉस्पिटल नियम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, अब बुला लो डीएल हॉस्पिटल को। ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे, log n का 1/n और n का 1, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। अब n का मान अनंत रख दो, 1/अनंत 0। आगे ये log था, अब log हटा दो, an की लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन करो तरीके से, जो भी करो, जैसा भी करो, पर में फॉर्मूले और परिभाषाओं के भीतर भीतर रह के करो, है ना, कानूनों के अंतर्गत करो। अब क्रिकेट में खेलते हैं, अजीब अजीब शॉट खेलते हैं, खेलो, बहुत अजीब खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रिकेट के नियमों के भीतर भीतर खेलो। क्योंकि अगर क्रिकेट के नियम को तोड़ा, क्रिकेट के नियमों को तोड़ा, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर से बड़ा होता है, क्रिकेट हमेशा, कोई भी खेल हमेशा प्लेयर से बड़ा होता है, क्योंकि तभी तो प्लेयर खेल पाते हैं ना। अगर सोचो खेल छोटा होता, प्लेयर बड़े होते, मतलब धोनी बैट लेके आते हैं, मतलब ना कुर्सी लगाओ, पहले पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ठंडा वंडा पीऊंगा, आराम करूंगा, उसके बाद खेलूंगा, और फिर बॉलर को रुक, बॉल यहाँ डाल, टप्पा यहाँ खाना चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। सोचो क्या खेल रहेगा। तो खेल हमेशा बड़ा होता है प्लेयर से, प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो खेल से बड़ा नहीं हो सकता। खेल से बड़ा हो गया तो मैंने पहले ही कहा, फिर वो खेल को चलाएगा, खेल उसको नहीं चलाएगा। और होना ये चाहिए कि खेल व्यक्ति को चलाए, ना कि व्यक्ति खेल को चलाए, है ना। तो बड़ा सुंदर प्रक्रिया है, इसको समझो, इसको गहराई समझो। वैसे ही गणित के नियम हमेशा बड़े हैं आपके, तो नियमों के भीतर भीतर रह के कुछ भी करो, सब सही है। नियमों को तोड़ोगे तो फिर गड़बड़ है। आ जाओ, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1+1/2 1/3/2 1/n², ये तो कर दो यार आप। देखो इसमें क्या होगा, इसका ये भी वैसा का वैसे चल रहा है, सेम चल रहा है। अगर मैं इसका an जो है, अगर मैं इसका an 1/n² लूं, तो ये मेरा ये सीक्वेंस बन जाएगा, ये इसका समांतर माध्यों का अनुक्रम बन जाएगा, ये इसके समांतर माध्यों का अनुक्रम बन जाएगा। निकाल लो लिमिट।
ये आंसर है। ठीक है, तो इसकी लिमिट होगी 0। अगला, मैं कौन से नीचे वाले को इग्नोर कर रहा हूँ? नीचे वाले को कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? नीचे वाले को। तो n का मान अनंत रख दिया, अनंत रखने पर 0 आ गया। तुम भूल रहे हो बात को। मैंने कहा था कि एक मिट्टी का कण नगण्य होता है, लेकिन जब मिट्टी का कण बार बार जुड़ता है तब फिर वो नगण्य नहीं होता, तब दिक्कत खड़ी होती है। एक मिट्टी का कण नगण्य होता है, वो 0 होता है। लेकिन अगर मिट्टी का कण जुड़ना लग जाए, चिपकने लग जाए, तो फिर वो कितना होगा, वो फिर देखना होता है। रिपीट करे तब, तो रिपीट हो ही नहीं रहा, एक पद है, 0 ही होगा, है ना। तुम लाइन भूल रहे हो। जो मैंने कहा था कि एक मिट्टी का कण नगण्य होता है, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट करता है, फिर वो कंकर भी बनाता है, वो बड़ा पत्थर भी बनाता है, वो चट्टान भी बना सकता है, वो पहाड़ भी बना सकता है, और वो ग्रह भी बना सकता है, और फिर वो कुछ भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने टुकड़े थे और कितने जुड़े और कैसे जुड़े। लेकिन इकलौता है तो फिर वो नगण्य ही है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ पे जुड़ 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 के, अब यहाँ आप अगर यहाँ आप ये सोचो कि मैं यहाँ अनंत रख दूं, ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0, अब गड़बड़ हो जाए, अब मामला बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि भाई ये 0 और ये 0 और ये 0, और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ आपने उसको नगण्य कर लिया, यहाँ गड़बड़ कर लिया। ये एक मिट्टी का कण है, इकलौता होता तो नगण्य था, लेकिन एक और आ गया, फिर एक और आ गया, और एक और आ गया, और एक और आ गया। अब देखते हैं क्या बनता है। अब कंकर भी बन सकता है, पत्थर भी बन सकता है, पहाड़ भी बन सकता है, और ग्रह भी बन सकता है, पूरा का पूरा ग्रह भी तैयार हो सकता है। अब फिर हमें कोई तर्क लगाना पड़ता है, कोई चीज लगानी पड़ती है जिससे ये आ जाए। कोई बात नहीं, एक बार सॉल्यूशन को देख लो, नहीं हो दोबारा ट्राई करो, नहीं हो दोबारा सॉल्यूशन देख लो, फिर नहीं हो दोबारा सॉल्यूशन देख लो, फिर नहीं हो फिर ट्राई करो। एक बार में तो कहीं नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ, नॉर्मली भी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम, अब आप कोई कहे मुझसे साइकिल चलानी नहीं आती, तो नहीं आएगी। पहली बार आपको पकड़ के चलवाएंगे, ठीक है, हो सकता है दोबारा भी पकड़ के चलानी पड़े, हो सकता है तीसरी बार भी पकड़ के चलवानी पड़े, चलने दो। धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड हो ही रहा है, धीरे धीरे कुछ ऐड तो हो ही रहा है। कल आपने लिमिट नहीं देखा था, आज आपको लिमिट भी देख लिया, आज ये देख लिया, आज इतना समझ में आया, आज पावर समझ में आई, आज प्लस समझ में आया।
कभी ना कभी कोई ना कोई नंबर अगर आप छोड़ोगे नहीं तो वो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं कि पहली बार में समझ में आ जाए, है ना, मैं पहले दिन बैठूं और मुझे पहले दिन समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आएगा, पक्का आएगा, लेकिन कब आएगा ये तो फिर आप पे ही डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। कोई को एक बार में समझ में आ जाता है, कोई को 2 बार में, और कोई को 3 बार में, कोई को 4 बार में, कोई को 5 बार में, और कईयों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाद बाद में आता रहता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे और कौन सा नियम लगाएंगे? इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर आप ऐसे मत कर देना, इसलिए ऐसे सवाल जानबूझ के लाए कि ऐसे नियम मत लगा देना कि ये रहा, जैसे भी वो फूलचंद कह रहे हैं कि ये रहा, ये अनंत, अनंत का स्क्वायर प्लस एक, एक बटा अनंत, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यूं मत कर देना, ऑब्वियसली बात है ये 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा है, 0 के आसपास का है, 0 के आसपास का है, लेकिन थोड़ा सा है। अगर ये थोड़ा सा भी है तो फिर थोड़ा सा ये प्लस थोड़ा सा ये और प्लस थोड़ा सा ये, अब ये थोड़े से ऐड होके कितने बनेंगे ये देखना है हमें, तो इसलिए ये 0 0 0 नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये इकलौता होता, ये इकलौता होता तो ये 0 होता, ये अगर इकलौता होता तो 0 होता, लेकिन इकलौता नहीं है, जुड़े जा रहा 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 है, तो फिर ये कुछ भी बना सकता है। कितना बनाएगा यही तो देखना है कि ये बनाएगा कितना, क्या बनाएगा, है ना, ये क्या बनाएगा यही हमें देखना है। ठीक है, चलो इस श्रेणी को हम ध्यान से देखते हैं। एक तो इसमें n से गुणा करने पर, n का भाग देने पर, हाँ, n से गुणा और n का भाग देने पर पूरी श्रेणी में n से, मैंने सारे पदों को n से गुणा कर दिया। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट दो। ये मैंने पूरी श्रेणी को n से गुणा कर दिया, ये लो, मैंने n से गुणा कर दिया और n का भाग दे दिया। हाँ बिल्कुल, अरे वाह बंसीलाल, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मुझे बेटर ये लगता है, इस सवाल के लिए मैं कोशी थ्योरम लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कोशी थ्योरम से ज्यादा इस सवाल के लिए सैंडविच थ्योरम बेस्ट होगी। इस सवाल के लिए जो सैंडविच थ्योरम है वो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सैंडविच थ्योरम से इसको करते हो तो वो फार बेटर है मुकाबले इसके। ये रहा। चलो ये कर दिया। अच्छा, इसको करने का फायदा क्या हुआ? इसको करने का फायदा मैं इस सीक्वेंस का एक एक सीक्वेंस बनाता हूँ, ए के। ए एन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि थोड़ा सा एन जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं ए के बनाता हूँ। ए के बराबर है, तो नाम ही तो है, एन नाम रखते हैं, के नाम रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। के का मान 1 रखने पर पहला पद, के का मान 2 रखने पर दूसरा पद, के का मान 3 रखने पर तीसरा पद। ये देखो एन बटा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के। अब एक बार चेक कर लो, पहले एक बार चेक कर लो कि के का मान 1 रखने पर पहला पद आया या नहीं आया। के का मान 1 रखने पर पहला पद आया नहीं आया, आ रहा है। के का मान 2 रखने पर दूसरा पद आएगा नहीं आएगा, बोला आएगा। के का मान 3 रखने पर तीसरा आएगा नहीं आएगा, आएगा। 4 रखने पर, 5 रखने पर, और डैश 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 एन रखने पर। डन, एकदम सही है, एकदम सही है। इसका मतलब मैंने केवा पद सही बनाया, क्योंकि एन यहाँ पे ऑलरेडी था, थोड़ा कंफ्यूजन कर देता, वो दोनों एन मिक्स हो जाते, मुझे प्रॉब्लम दे देते, इसलिए मैंने केवा बनाया ताकि आराम से इसको समझाया जा सके। क्योंकि एन ऑलरेडी था, मैं भी एन दे देता तो दोनों एन मैच हो जाते, दोनों एन मिक्स हो जाते, कंफ्यूज करते कि कौन सा एन इसका है और कौन सा एन मेरा। याद है कि 2 एन है यहाँ पर, एन भी 2 है, एक तो जो हमारा पहला सवाल चल रहा है उसका एन, और एक हमारा एन जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं उसका एन। तो कौन सा एन किसका होता, इसलिए ज्यादातर किताबें क्या करती है, सवाल वाले एन की बजाय अपना के नाम रखती है, ताकि पता चले कि हमारा सीक्वेंस का के नंबर है और वो जो सवाल है उसका नंबर एन है, ताकि दोनों भिन्नता बनी रहे और पहचानने में आसानी हो जाए। दोनों हम शक्ल हो गए ना दोनों, वो भी एन है वो भी एन है, जबकि 2 एन है,
जबकि 2n है। ऑब्वियसली बात है दोनों अनंत पे ही जा रहे हैं, एक ही चीज तो कॉमन है, दोनों अनंत पे जा रहे हैं, लेकिन है तो दोनों एक बार तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब यहाँ देखो आप आराम से पहचान पा रहे हो कि k का मान 1 रखा, पहला पद, k का मान 2 रखा, दूसरा पद, k का मान 3 रखा, तीसरा पद, डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में nवा पद बटा n। ठीक है ना, तो इससे आराम से पहचानने में आसानी होती है। अब आ जाओ लिमिट निकाल लेते हैं। अब इसको nवें पद में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों ही सेम हो जाए और हम लिमिट आराम से निकाल सकें। अच्छा, अब n बराबर k क्यों रख दिया? क्योंकि k भी अनंत पे जा रहा है, n भी अनंत पे जा रहा है, दोनों ही अनंत पे जा रहे हैं, तो दोनों को ले चलते हैं। चलो अनंत पे आओ, मिलके चलते हैं। अब लिमिट निकाल लो। n स्क्वायर कॉमन, n स्क्वायर कॉमन बाहर आके n, आंसर आया 1। और दूसरा सैंडविच थ्योरम लगाओ, बेस्ट रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, ट्राई करिएगा। इसके लिए सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। इसको बैठाओ इस तरीके से कि ये दो सीक्वेंस के बीच में आ जाए। याद करो इस टाइप का एक सवाल हमने किया हुआ है जिसको हमने दो के बीच में बांध कर फिर दोनों को 0 या 1 जो भी लिमिट है, दोनों की लिमिट दो सीक्वेंस में बांधा, दोनों की लिमिट l थी तो इसकी लिमिट भी l होगी। तो इस तरीके से दो सीक्वेंस के बीच में बन जाएगा। करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये कोशी की सेकंड थ्योरम, कोशी की सेकंड थ्योरम। तो कोशी की सेकंड थ्योरम हमें कहती है कि भाई वही, अगर an की पावर 1/n की लिमिट, अगर an की लिमिट l है, अगर कोई सीक्वेंस है an और अगर हम an+1, n+1 वे पद और n वे पद की लिमिट निकालते हैं और उसकी लिमिट l आती है, तो उसकी लिमिट भी l होगी। इसकी लिमिट l है तो उसकी लिमिट भी l होगी। और दूसरा, इसको अभी पढ़ने में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम का बड़ा कारण ये है कि इससे पहले आप लोगों ने जिस तरीके से सवालों को सॉल्व किया है वो था एकदम चीप वाला तरीका, अनंत रखो उत्तर आ गया, आप खुश थे, आपका मन शांत था कि ठीक है आंसर तो आ ही रहे, है ना। पहली बार आपको लॉजिक के साथ जाना पड़ा, पहली बार आपको तर्कों के साथ जाना पड़ा, तो दिमाग हिल के रह जाता है। अब कई जन जैसे संगीता कह रही है प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने का बड़ा कारण ये है कि पहली बार आप तर्क से चल रहे हो, पहली बार आप कारणों से चल रहे हो, पहली बार आप रीजन से चल रहे हो। इससे पहली बार आप क्या करते थे, याद करो, इससे जस्ट पहले आप क्या करा करते थे, सीधो चिपकाओ अनंत, देखो किन्ने जा रहे हो, उसे देखो किधर जा रहा है, बस वही उत्तर है, किधर जा रहा है वही उत्तर है। तो आपका एक घटिया तरीका यूज करके सॉल्व कराया करता, और घटिया तरीका में कौन सा दिमाग लगे, घटिया तरीका में कौन सा दिमाग लगे, अभी चिपका दिया, हेलो हो रहे हो। ये हो गया अनंत फैक्टोरियल 1/n, ये पुराने तरीके बता रहा हूँ, जो हम पुराने तरीके यूज करते थे वो था फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल अनंत की पावर 1/अनंत। अब 28 आकर आप आपनु जुगाड़ लगाता, बोल का लिया, क्या करना चाहिए। एक तो अनंत है जो फिक्टोरियल बार है, फिक्टोरियल बार मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना अनंत, और फिर उसकी पावर 0 है। बताओ क्या करें, क्या करना चाहिए। ले यार निचलो बड़ो बड्डो लाग रहे, वो मतलब फिक्टोरियल अनंत इतनो बड्डो तो इसी की 0 पावर पर 1 बना लेवे,
तो अब अठा अपने कन दो विकल्प हुए कि के करा, या तो अब कुछ ना कुछ अपनी कहानी बनाऊंगा, क्योंकि तर्क तो आती को नहीं, तर्क की तो बात ही को नहीं, तर्क होता तो फिर ये बातें ही कौन करता, तर्क तो कड्डी छूट गया, पीछे छोड़िया है तर्का ने। अब अठे अठे आप आपनु दिमाग लगावा वो फालतू आरो कि भाई आ देखो वो बोड़ो बड्डो है, ये बोड़ा बड्डा पर जीरो पावर है, तो कम से कम एक तो बनी जैसी सर कहो कि बहुत बड्डा पर थोड़ी पावर हो तो थोड़ा बहुत जुड़कर कुछ तो बने ही है, वो एक बने, फिर जीरो जीरो तो यार कौन नहीं बना, क्योंकि कम से कम एक जीरो पावर हो जाए मान एक आवे, आंसर है एक, बहुत ठीक है। और पीछे जार मिलायो और मिलाता नहीं वो भी एक ला दियो, बस इसको मतलब है कि माँ सरस्वती विराजमान है और मन ठा पड़ रहे है कि सीक्वेंस किन्ने जा रहे है, कोई गॉस थ्योरम नहीं, कोई कोशी थ्योरम नहीं, कोई और नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध और शुद्ध अनुमान, एकदम 100% अनुमान। और ये एक आया, और हो सकता है इसका आंसर एक हो, पता नहीं, अभी नहीं पता, निकालूंगा तो पता चलेगा, हो सकता है इसका आंसर एक हो, इसका आंसर एक हो, जम की बात आएगा। अब ये जो ऐसी चीजें करते हैं ना आप लोग, ये जो चीजें करते हैं, ये जो अब तरीके बना बना के बैठ जाते हैं अपने, और फिर अब इनसे जैसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक पे ला रहा हूँ तो फड़फड़ाहट होती है, कारण कि लॉजिक पे आना ही नहीं चाहते। सर वो वाला तरीका बताओ, वो वाला जो हमारे वाला है, यूं 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 एक आ गया, ठीक। अच्छा एक बात और, एक बात इसके बाद में भी लोग कम नहीं है, खिलाड़ी और भी है। सपोज करो इसका आंसर अनंत आता है, सपोज करो इसका आंसर अनंत आता है, एक नहीं आता, तो बच्चा पीछे जाके मिलाएगा और पीछे जाके देखेगा कि एक आया कि अनंत आया, बोला अनंत आया, यार इसका मतलब मेरे लॉजिक में कुछ कमी है। देखो इलॉजिकल आदमी लॉजिक की बात कर रहा है कि इसका मतलब मेरे लॉजिक में कमी है। एक्चुअली क्या है कि फिक्टोरियल बहुत बड़ा होता है, तो जीरो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो अनंत पे पहुंच जाता है। फैक्टोरियल एक्चुअली मेरे लॉजिक में कुछ कमी है, अपने लॉजिक को ठीक कर लूं। फैक्टोरियल एक अनंत नॉर्मल अनंत नहीं, एक्चुअली फैक्टोरियल अनंत है, और फैक्टोरियल अनंत बहुत बड़ा होता है, और तो इतना बड़ा होता है कि उसकी जीरो पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो अनंत पे पहुंच जाता है, तो इसलिए अनंत आएगा, इसलिए सॉरी गलती हो गई, अनंत आंसर है। अब पीछे वाला मैच हो गया, आदमी का लॉजिक फिर से ठीक हो गया, नया लॉजिक तैयार कर लिया, पिछले वाला लॉजिक फेल हो गया था, दूसरा लॉजिक तैयार कर लिया, एक सवाल और सही, सवाल दो हो गए, एक सवाल में यही लॉजिक लगा के एक आंसर निकाला था, एक सवाल में यही लॉजिक लगा के अनंत निकाल दिया। अब तीसरा सवाल पे चलते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा। मतलब हर सवाल के लिए आप अपने खुद के थ्योरम बना रहे हैं, खुद के तर्क बना रहे हैं और चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि 50 निकाल दिए, 15 निकाल दिए, और ये है गलत बात। आही चीज समझाना चाहूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप तरीका अपनावा आइए, ये बहुत सस्ता और बहुत घटिया तरीका हुआ है, तो ये धोखा ही धोखा देना है। इससे बेहतर है कि कम से कम हमें आज अब जो कर रहे हैं हम तर्क से कर रहे हैं, इतना तो पता है नहीं आता, गलतियां तो नहीं होंगी, इन तरीकों से करने से तो बेहतर है कि हम ना ही करें। इन तरीकों से करने से बेहतर हम करें ना, कम से कम नेगेटिव मार्किंग तो बचेगी, इतना फायदा तो मिलेगा। आपको नहीं आता, चलो इतनी बात तो अच्छा है, जैसे संगीता कह रहे तो संगीता ये तो सोचो कि तुम्हें ये तो पता चला कि मुझे नहीं आते, इससे पहले तो कभी पता ही नहीं चला था कि मुझे नहीं आते, इससे पहले तो पता था कि आते हैं, क्या नहीं आते, अनंत रखो और उत्तर आ गया। कौन कहता है नहीं आता, आता है। इससे पहले तो सब आ रहे थे, कम से कम इस बार इतना तो पता चला कि नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो सही हुए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ए एन की पावर 1/n बराबर एल, तो आ जाओ हमारा सीक्वेंस ये वाला ले लो, ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये फैक्टोरियल एन, ए एन बराबर फैक्टोरियल एन है, तो आ जाओ इससे लिमिट निकालते हैं। ए एन प्लस वन यानी फैक्टोरियल एन प्लस वन बटा फैक्टोरियल एन, एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल, एन प्लस एक अनंत, ये अनंत आ गया, इसकी लिमिट अनंत है तो उसकी लिमिट भी अनंत है, इसकी लिमिट अनंत है तो उसकी लिमिट भी अनंत है, तो आंसर आ गया अनंत। अब ये देखो, और अब यही तो समझना है कि हमने क्या गलतियां कर दी। इससे पहले ऐसे ही सवाल अभी हमने जस्ट पहले किया था, जिसमें हमने कहा था कि जीरो पावर होती है तो एक होता है, उसमें एक से आंसर मिल गया था, तो उसके लिए हमने अपना लॉजिक बनाया कि जीरो पावर होने पर एक होता है,
हमेशा पढ़ा हुआ, चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं, 0 पावर का मतलब 1 होता है। इस सवाल में अनंत आया तो हमने सेट कर लिया दूसरा थ्योरम, अपनी एक खुद की बनाई हुई, है ना। अमित थ्योरम 2 लगाई। अमित थ्योरम 2 के अनुसार अगर नीचे वाला बहुत बड़ा हुआ और फिर 0 पावर आई तो उस समय 1 नहीं होगा, उस समय अनंत होगा। अमित थ्योरम 2 आ गई, इतने फिर अमित थ्योरम 3 आ जाती है। अपनी अपनी अलग अलग थ्योरम बना बना के हम बना के बैठ जाते हैं। अब अपनी अपनी थ्योरम बनाना तो कितना आसान है, लेकिन बात तो वही है ना कि ये समझना कि हम जो बना के बैठे हैं वो गलत है, वो माइनस मार्किंग है, वो और कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो आगे आते हैं। अब ये फिर से आ गया फिर से एक है। अब इस बार इसका आंसर 1/n है ना। इस बार 1/n है, फिर 0 पावर आ गई, फिर 0 पावर आ गई तो फिर इस बार फिर एक नया लॉजिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आंसर अगर 1 आया या अनंत आया तब तो पीछे वाले लॉजिक से चल जाएगा। जो हमने पुराने लॉजिक बनाए हैं 0 पावर आने पर कब तो 1 आता है, कब अनंत आता है, 2 लॉजिक तो बनाए हुए हैं, 2 थ्योरम तो बनी हुई है। अब एक तीसरी थ्योरम, अगर इसका आंसर 1 के अलावा, 1 और अनंत के अलावा कुछ आया तो हमें एक नई थ्योरम अमित थर्ड बनानी पड़ेगी कि भाई अगला आंसर कैसे आ गया। ये है हमारा an प्लस 1/n। तो an प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल n ऊपर n टेंड्स टू अनंत। इसे n प्लस 1 की पावर n अलग और एक पावर अलग कर लो, एक ब्रैकेट अलग कर लिया, n ब्रैकेट अलग कर दिए, क्योंकि काटना है, नीचे से n प्लस 1 बाहर आ जाएगा और फैक्टोरियल में आपके पास n बचेगा। ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। यहाँ दोनों की n पावर कॉमन ले ली और एक साथ n प्लस 1/n की पावर n। ये आ गया e। इस बार आंसर आ गया e। अब यहाँ पे क्या होता है, यही चीज अब हो जाता है कि फिर क्या करते हैं, कई सवाल तो करते हैं अपने तरीके से, अपनी थ्योरम बना के, कई सवाल करते हैं कोशी थ्योरम से। अभी इस सवाल को कर देंगे आप लोग कोशी थ्योरम से। तो एक सवाल आपने कर दिया कोशी थ्योरम से, लॉजिकली एकदम तार्किक। एक दो सवाल कर दिए अपने हिसाब से, अपनी थ्योरम से। अब ये सब कुछ मिक्स कर देते हो ना, ये जो लॉजिकल है इलॉजिकल है सब मिक्स करके जो बन जाता है ना, वो फिर खतरा हो जाता है। वही सबसे बड़ा खतरा होता है, उससे आपको कभी पता ही नहीं चलता क्या आपको आता है क्या आपको नहीं आता, कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी थ्योरम जोड़ रखी है। अपनी थ्योरम जो है वो बहुत सिंपल थ्योरम है, कोशी थ्योरम तो फिर भी मुश्किल है, हमारी थ्योरम तो बहुत आसान है। तो जो हमारी खुद की परमें है उनसे जब सवाल करते हैं तो मिनटों में हो जाते हैं। और वो फिर पता ही है कि वो थ्योरम है ही नहीं, वो तो जगह बनाई हुई है हमने। खालिस्तान हमारा दिमाग छोड़ता नहीं है, जहाँ कुछ भी कमी देखता है वहां अपने कुछ ना कुछ अपने कंसेप्ट बना लेता है, अपने बनाए हुए कंसेप्ट फिर वो परेशान करते हैं। फिर वो हमारे मूल सिद्धांतों के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सा तो थ्योरम थी और कौन सा हमारे द्वारा बनाया हुआ था। वो खिचड़ी बन गई और ये बंदे पहचान नहीं पाते, है ना। फैक्टोरियल 3n बटा फैक्टोरियल n की क्यूब की पावर 1/n। अब इसको करो।
फैक्टोरियल 3n बटा फैक्टोरियल n की क्यूब की पावर 1/n। आराम से इनको कई बार निकालोगे ना, एक बार करे हुए को दोबारा करो, फिर करे हुए को दोबारा करो, फिर उसी को सॉल्व किए हुए को दोबारा सॉल्व करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझते जाओगे, कुछ ना कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं वो जुड़ती चली जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद से करने लग जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप खुद से करने लग जाओगे। 1/n को इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। परमे हमें कहती है, हम 1/n को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हमारी परमे कहती है कि इसकी लिमिट वही है, इसकी लिमिट वही है जो an, अगर इसको an माना जाए, इसको an माना जाए, हमने इग्नोर नहीं किया है। हमारी परमे कहती है कि अगर an+1 बट्टा an की लिमिट l है, तो यही an के ऊपर जब 1/, अनंत पावर आएगी, 1/n पावर आएगी, तो इसकी लिमिट भी l होगी। इसकी लिमिट भी l होगी, अगर इसकी लिमिट l है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे, हम बस उसमें से वो an निकाल रहे हैं जिसकी लिमिट हम यहां से निकाल लें, ताकि यही लिमिट इसकी भी हो जाए, यही लिमिट इसकी भी हो जाए। हमने 1/n को इग्नोर नहीं किया, छोड़ा नहीं है 1/n को। अब हमारी परमे यही कह रही है कि भाई an की पावर 1/n की लिमिट वही है, वही लिमिट आएगी अगर आप इसमें से an निकाल लें और an+1/an कर लें। अब आप यहां आपने कह दिया an 1/n को इग्नोर किया, यहां तो नहीं पूछा कि an+1 कहां से आ गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा ऐड कैसे कर दिया, यहाँ पे एक पद एक्स्ट्रा ऐड कैसे कर दिया, एक फालतू कहां से ले, वहां इग्नोर करना तो दिख गया कि 1/n को छोड़ दिया हमने। यहाँ पे 1/n+1 एक्स्ट्रा भी तो लाए हैं, भाग भी तो लाए हैं, उसका क्या जगह है, भाग कहां से आया, an+1 कहां से आया। तो ये पूरा का पूरा थ्योरम का हिस्सा है जो कहती है कि an की पावर 1/n की लिमिट वही होगी अगर आप इसमें से an ले लें और an+1/an करके लिमिट निकालें, तो वो जो लिमिट आएगी वही लिमिट इसकी होगी। तो ये ऐसे ऐसे पूरी थ्योरम है, ठीक है ना। तो इग्नोर नहीं किया हमने, हमने परमे का इस्तेमाल किया। हम इसकी सीधी लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, बजाय थ्योरम में डाल के निकाल रहे हैं, है ना। अब ये देखो, ये रहा, अगर इसे an की जगह इसको ऐसे लिखूं, तो ये जो आपका सवाल है, थ्योरम मेरी कहती है कि ये जो सवाल है फैक्टोरियल 3n ये रहा, इसकी लिमिट, इस पूरे की लिमिट वही होगी यदि मैं इस अंदर वाले को ले लूं, इसका n+1वां पद ले लूं, इसका n+1वां पद, तो 3n+1 बटा ये रहा an+1, ये रहा an, और इसकी लिमिट निकालूंगा, तो इसकी जो भी लिमिट निकल के आएगी, अभी इसकी जो भी लिमिट निकल के आएगी वही लिमिट इसकी होगी, वही लिमिट इसकी होनी, ठीक है। समझ में आई ये बात कि हमने किसी को इग्नोर नहीं किया है, एक्चुअली ये थ्योरम का हिस्सा है। थ्योरम हमें कहती है कि an की पावर 1/n की लिमिट वही होगी अगर आप इसमें से an को ले लेते हैं और उसका n+1वां पद और उसके nवें पद का अनुपात की लिमिट निकालते हैं, वही लिमिट इसकी लिमिट भी कहलाएगी, तो वो आपको फायदा मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पलट देते हैं। ये हो गया 3n+3 बटा फैक्टोरियल n+1 की पावर 3 ये रहा।
अब इसको थोड़ा सा विस्तार करके सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर वाले में से 3n+3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3n+2, फिर 3n+2 भी कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3n+1, फिर 3n+1 भी कॉमन निकाल लिया, और फिर बच गया फैक्टोरियल 3n। आपने इतनी बार कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि फैक्टोरियल 3n ऊपर है, फैक्टोरियल 3n नीचे है, ताकि दोनों कट जाए, दोनों कट जाए। और यहाँ पे भी मैं n+1 को बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगी n+1 की पावर और फैक्टोरियल n पावर 3, और ये मेरा 3n, और यहाँ पे एक फैक्टोरियल n की क्यूब चल रहा है। तीन 3n+2 n+1 की पावर 3। अब आप n कॉमन निकाल लो ऊपर से भी और नीचे से भी कट कर दो। सवाल बढ़िया, बहुत बढ़िया। n का मान अनंत रख दो, अनंत रखने पर 3 3 3, ये कितना हो गया? 27। 27, ये सी आ गया। इस बार आंसर 27 आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लॉजिक से करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा 27 कैसे आया, और अगर आप इलॉजिकली करेंगे तो वही 0 और 1 दो ही आंसर आने 0 आना है या 1 आना है या अनंत आना है, क्योंकि मतलब कूतर्कों के तो कोई तरह की कूतर्कों की तो कोई जगह ही नहीं होती ना कि कुछ भी आ सकता है। फिर तो 0 1 अनंत तीन चीजें आएंगी। अगर आप अनंत रख के करेंगे और सॉल्व करेंगे तो तीन उत्तर आएंगे, या तो 0 आ जाता है, या 1 आ जाता है, या अनंत आ जाता है। बस इन तीन के अलावा 27 तो कभी नहीं आएगा उसमें, उस लॉजिक में 27 कभी नहीं आएगा। अगला ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। बेइज्जती, बेइज्जती बेइज्जती वाली बातें ना करा करो यार, इसमें क्या बेइज्जती होती है? अगर मान लो मैं आपको कहीं करेक्ट करवाता हूँ, कहीं सही करवाता हूँ, और आप इसे व्यक्तिगत ले लेते हैं कि भाई हाँ सर ने हमारी बेइज्जती कर दी, मतलब सही करवाना बेइज्जती है। आपको मैं कहीं करेक्ट करता हूँ तो आप लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। मतलब आप गलतियां करें करते रहें, मैं आपको कभी टोकू नहीं, आपको कोई बात ना बताऊं, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको बेइज्जती लगेगी। ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा फिर। आपकी गलतियां बता नहीं सकते क्योंकि उससे आपको आहत हो जाते हैं आप लोग कि हमारी बेइज्जती होगी। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये चीजें क्यों ले रहे हो यार? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ? आपने कुछ पूछा, मैंने उसको क्लियर करवाया, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, और उससे आपको अच्छा वो नहीं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया तो बोले बेइज्जती कर दी हमारी। अब इसमें से दोनों में से कौन सी चीज करें? नहीं, ये कोई का बात है कि भाई मैंने करेक्ट करवा दिया, मैंने आपको बताया कि भाई बच्चे ऐसे नॉर्मली करते हैं, ये जो चीजें हैं ये बताई है कि बच्चे नॉर्मली ऐसे करते हैं। अब ये कोई बेइज्जती वाली बात हो रही, सभी करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे करते हैं इसलिए गलतियां होती है कि 90 सवाल करने के बाद भी लोग 30-30 गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि उनका गलत और सही इतना मिक्स हो चुका होता है कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या गलती है क्या सही है। अभी तो आप अपने आप को करेक्ट करने पर फोकस करो,
इज्जत बेइज्जती बाद में बनेगी आपकी, है ना। इज्जत और बेइज्जती ये जो ना, ये बाद में वर्ड्स ऐड होंगे जब आप कुछ कर जाओगे या कहीं पहुंच जाओगे, फिर उसको अपने पास रखिएगा, फिर इनको संभाल के रखिएगा। अभी इन भारी शब्दों का इस्तेमाल यहां ना करें। हाँ, तो कमियां दूर करने हैं ना। ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हमारी कमियां दूर हो, हमारे डाउट्स क्लियर हो, हमें हमारी गलतियों का पता लगे। और अगर हम उसे एज ए बेइज्जती समझेंगे तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें 1/n पावर है। ठीक है, सोचो क्या करोगे, हो जाएगा ये तो। तो ये हमारा an हो गया। ये हमारा an हो गया। ठीक है, क्योंकि 1/n पावर है, तो जब भी सवाल में 1/n पावर देखिए, दिखते ही आप उसको जल्दी से ये समझ लो कि ये सवाल कोशी वाला ही है, क्योंकि कोशी वाले से ये आराम से हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करें, अब n+1, जहां भी n है वहां n+1 रख दो। तो n+1 रखने पर ये हो गया n+2, ये हो गया n+3, n की जगह n+1 रख दिया। तो इससे लास्ट वाला पद जो कि n+n था वो n+1+n हो गया, +1 हो गया। नहीं, n+1 हो गया, क्योंकि एक n तो चल ही रहा था। अच्छा, एक n, ये वाला n+1+n हो गया। जहां भी n था वहां n+1 आ जाएगा, तो सब चीजें ही बढ़ेगी। सही है, सब चीजें ही बढ़ेंगी। ठीक है, चलो, क्योंकि हर n, जहां भी n होगा वहां n+1 आ जाएगा, जहां भी n होगा वहां n+1 आ जाएगा। ठीक है, डन, ये हो गया। बटा नीचे तो ये खुद आ जाएगा, जो है सो है, जो है सो है, n+1, n+2, अब काटना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान भी देना। अब ये हमारा होता है यहां पर n+2, यहां से कटेगा, n+3 भी कटेगा, और ये वाला जो पद आ गया, इससे जस्ट ये कौन सा पद हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2n, और ये हो गया 2n+2। तो इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा, 2n+1। इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा, 2n, और 2n तक ये कट गए होंगे, 2n तक ये कट गए होंगे। हाँ, तो सब में आप n+1, जहां भी n होगा वो n+1। भाई आप ये सोचो नहीं, बढ़ते हुए मत देखो, आप तो ये देखो जहां n है वहां n+1 रख दिया हमने, n+1 पद बना दिया। तो जहां n था वहां n+1 पुट कर दिया, जहां भी n दिखा। क्योंकि अगर इसे पहला पद बनाना होता तो n का मान 1 रखते, दूसरा पद बनाना होता तो 2 रखते, तो तीसरे में 3 रखते, पांचवें में 5 रखते, तो n+1 में n+1 रख देंगे, बस सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो ये 2n कट गया, और अब ऊपर बचा 2n+1, 2n+2, ये 2 बचे। नीचे से ये पलट के ऊपर चला गया भैया। ये n+n ऊपर आ गया, 2n+1 पहले से ही था, और 2n+2 भी पहले से ही था, और नीचे आ गया आपका और एक n+1 और बच गया आपके पास, एक n+1 ये रह गया, ये वाला। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन निकाल लो और ये कट कर दो,
यहां से 2 कॉमन निकाल लो और ये नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा। इसमें से एक ब्रैकेट अलग कर दूं और इसे थोड़ा ऊपर ले आते हैं सॉल्व करने के लिए। n टेंड्स टू अनंत, n की पावर n, 2n प्लस 1, 2 कॉमन, n प्लस 1, n प्लस 1 की पावर n, एक n प्लस 1 को अलग कर दिया इससे और एक n प्लस 1 ऑलरेडी पहले से अलग था। ये n प्लस 1 तो ये n प्लस 1 से कट गया। ठीक है, अब एक और बेहतर कदम उठाने पर ये जो n की पावर n है इसको बटे में ले आओ इसके, 1/n प्लस 1 की पावर n की पावर बटे n की पावर n। इसको उठा के ऊपर वाले को नीचे ले आया ताकि ये e बन जाए, जो कि बन भी जाएगा। डॉट, इसमें से n कॉमन निकालो, 2 प्लस 1/n बटे इसमें से n कॉमन, 1 प्लस 1/n इंटू एक धुआं बाकी है, तो ये लो, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, शानदार। n से n कट गया, ये आपका e बन गया, ये e बन गया। तो ये हो गया 1/e इंटू 2 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2/1, 2 इंटू 1 2, ये हो गया 4, 4/e। परफेक्ट, शानदार और गजब, एकदम गजब। ट्रिक नहीं हो सकती फूलचंद, ट्रिक नहीं हो सकती। ट्रिक एडवांस गणित में ट्रिक नहीं हो सकती। ट्रिक्स होती है बैंकिंग में, ट्रिक्स होती है एसएससी में, क्योंकि वहां फिक्स होता है कि साधारण ब्याज का सवाल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा। हम पढ़ रहे हैं हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स। यहाँ पे अगर आप एक पद कम ज्यादा कर दो तो रात दिन का अंतर आ जाता है ना। छोटी गणित नहीं है ये, हायर गणित है। तो यहाँ पे एक कम पद भी आगे पीछे कर दे तो सारी ट्रिक्स धरी रह जाए। और एक बात, पहली बात तो खुद गणित के पास भी ट्रिक नहीं है। यहाँ पे भी कोई एक तरीका नहीं है कि ये तरीका लगा दो और सारे सवाल खुलजा सिमसम की तरह सब सॉल्व हो जाएंगे। किसी में कोई लगाना पड़ता है, किसी में कोई लगाना पड़ता है, किसी में कोई लगाना पड़ता है। और रही बात पेपर की, तो ये कोई ज्यादा पेपर जगह नहीं घेर रहा है। ये ज्यादा जगह इसलिए घेर रहा है कि मैं समझा रहा हूँ, मैं एक एक पद करके समझा रहा हूँ। अगर यही चीज मैं खुद कर रहा होता, समझानी नहीं होती, तो इसमें से 2-3 लाइनें मैं कम कर सकता था, 2-3 लाइनें मैं कम कर सकता था। पहली बात, ये चीजें मैं लिखता ही ना, मुझे यहीं पे उत्तर दिखने लग जाता, मुझे यहीं पे ही उत्तर दिखने लग जाता। आप खुद गौर कर सकते हैं, जो पढ़ते हैं उन्हें पता है। ये जो 2 लाइनें लिखी है, ये आप तब लिखते हैं जब आपको समझाना होता है। अगर मुझे समझाना ना होता तो ये 3 चीजें और नहीं आती, सवाल यहीं रुक जाता। और यहाँ क्यों यहीं रुक जाता, मैं यहीं पे उत्तर निकाल चुका होता। करते हैं आप भी करते हैं, याद करो। जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो क्या आप ये स्टेप करते हैं ना? नहीं करते, क्योंकि यहीं उत्तर दिखने लग जाता है। यहीं पे आपको ये समझ में आ जाता है कि बस ये होगा और कॉमन निकलेगा और ये ई बन जाएगा और ये 2 2 4 बन जाएंगे, है ना? तो इससे आप, ठीक है ना? तो ये होता ही नहीं, ये सिर्फ सवाल है 1 लाइन 2 लाइन का, ये 2 लाइन का सवाल है। अब 2 लाइन का सवाल लंबा है, 2 लाइन का सवाल लंबा है, ये तो मुझे इससे ज्यादा बड़े हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आएगी, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो तो किया ही कहाँ शुरू, उसमें तो इससे भी लंबे है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें तो उससे ज्यादा कैलकुलेशन है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, उसमें ज्यादा समीकरण है। वेक्टर कैलकुलस, उसमें तो परमी बड़ी बड़ी है। तो फिर तो ये तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उसके साइज के मुकाबले।
दो लाइन वाला अगर हम इसे बढ़ा कहें तो। अगला क्वेश्चन, अगर किसी अनुक्रम की लिमिट a है तो क्या उसके स्क्वायर की, अनुक्रम के हर पद का स्क्वायर कर दें तो क्या उसकी लिमिट a स्क्वायर होगी? ट्रू या फॉल्स? अगर कोई अनुक्रम है जैसे u1, u2, u3, ये जा रहा है a की तरफ, तो क्या अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, हर पद का स्क्वायर कर दें, u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर, तो क्या इसके स्क्वायरों की लिमिट a स्क्वायर पे जाएगी? ये सत्य है या असत्य? तो ऐसी कोई परमेय है जो ये कहती है, ऐसी कोई परमेय है जो ये कहती है और अगर असत्य है, सत्य है तो परमेय बताओ, और असत्य है तो उदाहरण बताओ। सत्य है तो परमेय बताओ, कौन सी परमेय है जो ये कहती है ये सत्य है, और असत्य है तो उदाहरण बताओ। कौन सा उदाहरण है जिसमें un की लिमिट, कोई अनुक्रम है उसकी लिमिट a है लेकिन स्क्वायर की लिमिट a स्क्वायर नहीं है? उदाहरण बताओ। है ना? अगर सत्य है तो जरूर कोई थ्योरम रही होगी, परमेय रही होगी, कोई कथन रहा होगा, और गलत है तो जरूर फिर कोई उदाहरण है इसका, ऐसा कोई उदाहरण है जो साबित करता है कि ये गलत है। और इन दो के बीच में फिर से मैं कहता हूँ लगता आता है, मुझे लगता है इसलिए गलत है, या मुझे लगता है इसलिए सही है, उसकी जगह नहीं है। भाई अगर कोई चीज सही है तो कोई परमेय हुई होगी जो दावा करती होगी कि ये बात सत्य है, और गलत है तो जरूर कोई उदाहरण होगा जो ये साबित करता है कि ये गलत है। क्या कोई एग्जाम्पल है इसका जो ये कह दे कि ये गलत है? कोई एग्जाम्पल? अगर गलत है तो एग्जाम्पल। इसका कोई एग्जाम्पल जिसपे गलत साबित हो जाए या सही साबित हो जाए?
अगर सत्य है तो क्यों है असत्य, सोचो, दिमाग लगाओ, लॉजिकल होने की कोशिश करो। जोर आता है, लॉजिकल होने में जोर आता है। अंदाजा लगाना सबसे आसान काम है, सबसे सस्ता काम होता है अंदाजा लगाओ और आंसर पे पहुंच जाओ। फिर वो राम मालिक है, फिर अंदाजा लगा के अगर आप आंसर पे पहुंच रहे हो तब तो वो सही और गलत दोनों हो सकता है तो वो तुक्का ही। हाँ, वो तो तुक्का ही ना फिर। और जैसे मैंने कहा, अगर सत्य है तो कोई थ्योरम है, अगर असत्य है तो कोई ना कोई उदाहरण है, असत्य है तो जरूर उदाहरण होगा, सत्य है तो जरूर परमी होगी। और उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो कूतर्क है, उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, शाबाश कविता, शाबाश कविता, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और? कविता ने तो आंसर दे दिया। याद करो भाई, याद करो, परमे है, ये सत्य है। हमारी परमे कहती है कि अगर एक सीक्वेंस एन है, वो ए की तरफ जाता है, और दूसरा सीक्वेंस बी एन है जो बी की तरफ जाता है, तो इन दोनों सीक्वेंस का गुणनफल ए एन गुणा बी एन वो ए बी की तरफ जाएगा। अगर दोनों सीक्वेंस सेम ले लें तो ये थोड़ी पाबंदी है कि दो अलग अलग ही सीक्वेंस होने चाहिए। सत्य का उदाहरण नहीं चल सकता, हाँ हाँ, सत्य का उदाहरण नहीं चल सकता। आपने एक उदाहरण दिया, सत्य हो गया। मैंने बताया कि एक बच्चा है 90% का, वो बीएससी में फेल हो गया। क्या इसका मतलब हर 90% का बच्चा फेल माना जाएगा? हर 90% के बच्चे को फेल माना जाएगा? उदाहरण से सत्य साबित नहीं होता, उदाहरण से सत्य साबित नहीं होता, उदाहरण से गलत साबित होता है। उदाहरण से आप गलत साबित कर सकते हैं। आपने उदाहरण दे दिया गलत का, मतलब गलत तो है, गलत तो है, बात खत्म। अब सही तो नहीं हो सकता। एक उदाहरण अगर गलत का हो गया तो मतलब गलत तो है, फिर वो पूरा 100% सही तो नहीं हो सकता। तो गलत का उदाहरण हो सकता है, सही का उदाहरण नहीं हो सकता। सही की परमें होती है, सही की परमें होती है। ए एन का ए, बी एन का बी, तो ए एन गुणा बी एन की लिमिट ए बी होगी। ये परमें कहती है हमारी कि अगर दो सीक्वेंस की लिमिट अगर है तो उनका जोड़ की लिमिट ए प्लस बी होगी, गुणा की लिमिट ए बी होगी, है ना? तो वो परमें अगर लगाएं और दोनों सीक्वेंस को सेम ले लें, और परमें ने थोड़ी कहा था कि अलग अलग ही लेना है। परमें तो कहते कोई भी एक सीक्वेंस दो होने चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग हो। तो मैं दोनों ही ले लूं, यू एन ए पे जा रहा है, यू एन ए पे जा रहा है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी कहाँ जाएगा? ए पर। और दोनों का गुणनफल यानी यू एन स्क्वायर, वो कहाँ जाएगा? ए स्क्वायर पे, ए गुणा ए। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है क्योंकि परमे है। जिसके पीछे परमे है फिर कमाल है, जिसके पीछे परमे है वो फिर सत्य है। क्योंकि उदाहरण से आप सत्य साबित नहीं कर सकते। उदाहरण से आप 5 उदाहरण दे दोगे तो हो सकता है, इसका मतलब आपने जो 5 बातें बताई है वो 5 उदाहरणों पे काम कर रही है। छठा उदाहरण फिर भी काम कर गई तो 6 बातों पे 6 जगह काम कर रही है। तो जितने उदाहरण आप देंगे उससे उतना साबित होगा कि उतनी जगह पे काम कर रही है। 10 एग्जाम्पल दिए मतलब 10 जगह पे काम कर रही है। 11 एग्जाम्पल दिए, 11 जगह काम कर रही है। 50 एग्जाम्पल दिए, 50 जगह काम कर रही है। सभी जगह तो नहीं हुई ना, सभी तो नहीं हुई। तो इसका मतलब उदाहरण चाहे कितने भी देते रहो साबित होगा ही नहीं, कभी साबित नहीं होगा, है ना? समझ बात को। इसका जो जैसे स्वान कहा जाता है, स्वान मतलब जिसको क्या कहते हैं यार, बतख। बतख का एग्जाम्पल है, जैसे बतख है, बतख सफेद कलर की होती है। आप मुझे दिखाओ कि वो रही बतख, ठीक, डन। ये वाली बतख सफेद कलर की है, फिर आप दिखाए वो देखो दूसरी वाली सर सफेद कलर की, ठीक है। ये दो बतख सफेद कलर की, इससे ये साबित हुआ। फिर आपने तीसरी बतख दिखाई, सर वो देखो, बिल्कुल सही, 3 बतख सफेद कलर की है। फिर आपने एक और बतख दिखाई, सर वो देखो बतख, ठीक, 4 बतख सफेद कलर की है। हम आप मुझे गिनती बढ़ा रहे हो खाली, सत्य नहीं बता रहे। ये सत्य नहीं आएगा, ये गिनती आएगी। 5 बतख दिखाओ, 100 बतख दिखाओ, 1000 बतख दिखाओ, तो मुझे क्या निकलेगा? 1000 बतख सफेद कलर की है। इससे इतना कंफर्म हुआ है, इतना साबित हुआ है कि पृथ्वी पर 1000 बतख है, कम से कम 1000 बतख तो है जो सफेद कलर की। सारी बतख सफेद कलर की हुई है, ये साबित अभी तक नहीं हुआ, है ना? तो समझ, लॉजिक लॉजिक ही होता है, उसकी जगह नहीं ले सकते आप, उसकी जगह कोई और टुकड़े नहीं दे सकते। और तभी तो 2300 साल ऐसे थोड़ी टिक जाती है चीजें, है ना? 2300 साल अगर सत्य टिक जाता है तो वो तर्क ही रहा होगा, वो ऐसा तर्क रहा होगा जो अभेद है, उसको कोई नहीं तोड़ पाया। तभी तो 2300 साल पहले पाइथागोरस पर में, अच्छा पाइथागोरस ने गणित के अलावा भी बहुत सारी बातें की थी, वो सब की सब ढेर हो गई। आप यूक्लिड, पाइथागोरस, अरिस्टोटल, किसी को भी उठाइए, इन्होंने गणित के अलावा कोई भी बातें कही है, उनके बहुत एग्जाम्पल आपको गलत मिल जाएंगे, लेकिन जो बात गणित में कह दी वो आज भी टिक रही है। क्योंकि गणित में कह दी मतलब तर्क से कह दी, तर्क से कह दी तो तर्क आज भी अभेद है।
2300 साल बाद पाइथागोरस प्रमेय फिर भी सत्य है, लेकिन जो उन्हें लगता था या जो उनका मानना था वो आज तक रहा या नहीं रहा होगा, पक्की बात है खत्म ही हो गया होगा, कि जो मानते थे वो सत्य नहीं रहा होगा, लेकिन जो प्रूव करा है वो आज भी सत्य है। तो ये सीक्वेंस है, ये अभिसारी कब होगा, ए की पावर एन है, ये अभिसारी कब होगा, जल्दी। अब ये देखो, ये फर्क है, आप में दो प्रकार के स्टूडेंट है, आप में दो प्रकार के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जो पिछली बार मेरे साथ थे, पिछली बार ये चीज उन्होंने पढ़ी हुई है और वो इस बार पढ़ रहे हैं, मतलब उनका सेकंड टाइम है, उनका सेकंड टर्म है, उनका सेकंड टर्म है। एक वो लोग हैं जो भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। अब जब आप लोग भी जब सेकंड टाइम आएंगे ना, जब सेकंड बार आप लोग करेंगे तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखने लग जाएगा। ये जो चीजें अभी लग रही है ना कि मुश्किल है, टफ है, दिक्कत है, शुरुआत में देखो लॉजिकली पढ़ रहे हैं। एक तो होता है कि इलॉजिकली पढ़े, हर क्यों आप कोई नियम बना लें, कुछ भी पढ़ लें, एक तो वो तरीका होता है, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि गलत तरीका है। सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, दिमाग भी झूमेगा, परेशान भी होंगे, पसीना भी आएगा, सब आएंगे, क्योंकि सही तरीका है, सही तरीका परेशान करता है। लेकिन एक बार सही तरीका पकड़ में आ गया फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन लोगों ने पिछली बार फर्स्ट टाइम किया हुआ है वो अब सेकंड टाइम कर रहे हैं, उनको एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम पता है कि क्या हो रहा है। अब आप में से देखो जो आंसर, एक जना सी आंसर बोल रहे हैं, ज्यादातर सी आंसर बोल रहे हैं, और कई जने डी बोल रहे हैं। तो डी जो आंसर बोल रहे हैं ये है पुराने, ये पिछली बार वाले हैं, ये पिछली बार वाले हैं, क्योंकि सही आंसर एक्चुअली डी है। यही दो बार का फर्क है, यही दो बार का फर्क है। जब पहली बार आप करते हैं, पहली बार जब आप करते हैं, मुश्किल तो लगनी लगनी स्वाभाविक सी बात है, गणित कोई आसान थोड़ी है। और गणित क्यों, गणित को बदनाम क्यों करे, कौन सा सब्जेक्ट आसान है बता दो, हिंदी बता दो, हिंदी आसान है, ट्राई करके देख लो। अगर लगे कि हिंदी आसान है, ट्राई करके देख लो। और किसी को लगे कि संस्कृत आसान है, ट्राई करके देख लो। सामाजिक है, ट्राई करके देख लो, एक बार देखो तो सही, पता लगे आपको कि आसान कोई सा भी नहीं है, सब बद से बदतर है। हर किसी की डेप्थ है, जैसे कंपटीशन में उतरते हैं हर चीज मुश्किल हो जाती है। साइकिल चलाना या बाइक चलाना आसान है, कंपटीशन में चला के देखो, किसी मोटरसाइकिल जो बाइक रेसिंग है उसमें बाइक चला के देखो, समझ में आ जाएगा कि बाइक चलाना कितना मुश्किल है। तो कोई भी चीज आसान है ही नहीं, कंपटीशन में आती है तो हर चीज बुरी हो जाती है। आ जाओ, अब इस पे आते हैं। ये जो है यहां तक ये सही है, यहां तक जिन्होंने कहा है ये सही है कि ए का मान अगर एक से कम हुआ तो पावर बढ़ेगी, ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब अभिसारी हो जाएगा, ये अभिसारी हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज आप भूल गए कि अगर ए पूरा पूरा एक हो गया तो भी तो अभिसारी हो जाएगा, तो भी एक तो आएगा ही, है ना, तो भी तो एक आएगा ना। सिर्फ ए अगर एक से बड़ा हुआ तो ही दिक्कत होगी, तो ही दिक्कत होगी। ये रहा आपका एन, ए की पावर एन है। अगर ए एक से छोटा हुआ तो आपका आ जाएगा जीरो, है ना। और अगर ए पूरा पूरा एक हुआ तो भी तो एक आ गया ना। तो लिमिट दोनों ही केस में आ रही है। अगर 0 से 1 के बीच में है तो जीरो आ जाएगा, लिमिट है। पूरा पूरा एक आया तो भी लिमिट है। हाँ, अगर ए एक से बड़ा हुआ तो लिमिट नहीं आएगी, उस केस में अनंत आ जाएगा, मतलब इस केस में ये क्या हो जाएगा, अपसारी। इस केस में ये हो जाएगा अपसारी, और इन दोनों केस में ये रह जाएगा अभिसारी। क्योंकि लिमिट आ रही है मतलब अभिसारी है, लिमिट आ रही है मतलब अभिसारी है। हाँ कोई नहीं, देखो समय, समय देना पड़ता है, चीजों को समझो, समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैंने पहले कहता हूँ, आप किसी कोचिंग को फीस दे सकते हैं, है ना, आप किसी कोचिंग को फीस दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी फीस दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी कोर्स निपटा सकते हैं, लेकिन समझ के आने का एक समय होता है, वो वैसे ही समझ में आता है।
समझ में आने में टाइम ही लगता है, चीजें खुद से कर पाने में टाइम ही लगता है ना। आप किसी बच्चे को, आप छोटे क्लास में, पहली क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाएं और ABCD 1 2 3 पढ़ाने के लिए आप उस स्कूल में डाल दें जिसकी फीस 2 लाख रुपए है, या उसमें डाल दें जिसकी फीस 50,000 रुपए, या उसमें डाल दें जिसकी फीस 10,000 रुपए, या उसमें डाल दें जिसमें सरकारी स्कूल है, फ्री है, वो A4 एप्पल अपने हिसाब से ही सीखेगा। उसको जो टाइम लगना है वो उतना टाइम लेगा ही लेगा। और A4 एप्पल ही है, चाहे 2 लाख वाले में चले जाओ और चाहे फ्री वाले में चले जाओ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि समय तो लेता ही ये चीजें, तो ये थोड़ी झटके में आप आज पढ़ेंगे आज ही क्लियर हो जाएगी। अब ये चीजें टाइम नहीं लेगी, यूं ही बस एक बार में आपने देखा और आपको याद हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि हिंदी के जैसे पाठ पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, याद रह जाएगा, छाप के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर ए एक है, पूरा पूरा एक है, तो भी इसकी लिमिट होगी, ठीक है ना, पूरा पूरा एक है तो भी इसकी लिमिट होगी। और ए 0 और 1 के बीच में तो भी लिमिट होगी, यानी पूरे एक पे भी लिमिट होगी। तो इसने एक शामिल नहीं किया इसलिए ये कट। तो अब क्या गलती हुई, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो छोटी छोटी चीजें मिस कर जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, पहली बार कर रहे हैं, इतनी बारीकियां नहीं आती। फर्स्ट टाइम में इतनी बारीकियां नहीं आती। चलो इतना तो याद था कि 0 से लेकर 1 के बीच में जब होता है तो लिमिट 0 आती है, तो लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन पूरे पूरे एक पे भी तो लिमिट होती है, पूरा पूरा एक रख दोगे, एक की पावर n करोगे तो भी तो लिमिट एक आएगी, और लिमिट आ रही है मतलब अभिसारी है, तो पूरे पूरे एक पे भी अभिसारी है, तो ये गलत हो गया, है ना। और यही ऑप्शन आपका यहाँ था, ये ऑप्शन आपका यहाँ था। अब इसने क्या मिस कर दिया, इसने क्या मिस कर दिया, वैसे ये ठीक है क्योंकि जिसने पूछा है कि किस रेंज में अभिसारी होगा, तो इस रेंज में अभिसारी होगा, इसलिए ये सत्य है, ये सही है। ये भी गलत है, ये गलत इसलिए ये कह रहा है कि ए से छोटे हर मान पे अभिसारी है, तो जवाब है नहीं। ए से छोटा मान -2 भी है, क्या -2 पे अभिसारी है? नहीं है। -2 पे अभिसारी है? नहीं है। -2 पे तो ये चलता ही जाएगा, तो ये तो सीधा ही बोल रहा है कि एक से छोटा कुछ भी ले लो अभिसारी है, नहीं, एक से छोटे अभिसारी नहीं है, ये गलत हो गया। अच्छा डी गलत है, डी क्यों गलत है? डी में भी एक बारीक सी गलती है। डी का मतलब वो सारे नंबर जिनका मापांक मोड 1 से छोटा है, इसका मतलब -1 लें तो इसमें -1 भी आता है ना, इसमें -1 आएगा क्योंकि -1 का मोड 1 के बराबर है, -1 आएगा। लेकिन क्या -1 पे ये अभिसारी होगा? नहीं, -1 पर ये दोल नहीं होगा, -1 पर ये दोल नहीं होगा। -1 पर दोल नहीं होगा, इसलिए डी गलत। तो अब फर्स्ट टाइम सेकंड वाले में क्या अंतर है? फर्स्ट टाइम वालों को मोड नहीं समझ में आया कि मैं मोड क्यों लगाया है। सेकंड टाइम वाले समझ मोड है कि इधर भी जाए अगर तो भी ये अभिसारी होगा, अगर इधर भी जाए माइनस की तरफ भी जाए तो भी ये अभिसारी होगा। ये -1 है, ये +1 है, ये है 0। अगर आप 0 के इधर जाते हैं तो भी आपकी लिमिट 0 आएगी, इधर जाएंगे तो भी 0 आएंगी। अगर आप a बराबर माइनस का आधा भी ले लें तो भी उसकी लिमिट 0 होगी। ऐसा नहीं कि प्लस आधे की लिमिट ही 0 होगी, माइनस की तरफ भी अगर आप चले गए, माइनस आधा ले लिया, जैसे प्लस का आधा लिया या माइनस का आधा लिया, माइनस का आधा लोगे तो भी लिमिट 0 आएगी। मतलब माइनस वाले भी अलाउड है, सिर्फ प्लस वाले जरूरत नहीं है, माइनस वाले भी अलाउड है। लेकिन -1 अलाउड नहीं है क्योंकि -1 पर अनंत आएगा। तो इसका पूरा आंसर तो ये होगा, -1 शामिल नहीं और +1 शामिल, इस रेंज के अंदर ये अभिसारी होगा, है ना, ये होगा आंसर पूरा पूरा। इसमें एक शामिल होगा क्योंकि एक पर अभिसारी है, एक शामिल होगा क्योंकि एक पर अभिसारी है, -1 शामिल नहीं होगा क्योंकि -1 पर ये दोलनी बन जाता है, -1 पर ये दोलन करने लग जाता है, ये दोलन करने लग जाता है, धम धम ऊपर नीचे। -1 पर ये भैया दोलन करने लग जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक तक जाएगा, एक के बाद में भैया अनंत, एक के बाद में भैया अनंत हो जाएगा, फिर अनंत पहुंच जाएगा। माइनस में दोलनी नहीं होगा, माइनस के आधे पे दोलनी नहीं है, माइनस का आधा, माइनस का 0.9999 तक दोलनी नहीं है, क्योंकि माइनस है, बिल्कुल है माइनस, लेकिन जैसे ही पावर करोगे वो माइनस प्लस आएगा,
माइनस प्लस आएगा, ये बात कंफर्म है, लेकिन जाएगा जीरो की तरफ ही। कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, -1/2 ही पकड़ लो, ये लिया -1/2 और करो पावर। पहली पावर पे -1/2 आया, पहला पद आया -1/2, दूसरा पद आया 1/4। आप लोग पता क्या समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वो हमेशा दोलनी होते हैं, जिनके भी आगे माइनस लग गया वो दोलनी है, जिसके भी आगे माइनस लग गया वो दोलनी है, क्योंकि एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। ना ना, ऐसे नहीं होता कि इधर उधर जा रहा है तो दोलनी है। इधर उधर जाके भी वो अगर किसी नंबर पे जा रहा है, जैसे पेंडुलम इधर उधर जा रहा है, लेकिन अगर वो धीरे 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 आके रुक जाए तो अभिसारी हो गया ना। तो ये दोलनी नहीं होता, ऐसे नहीं है। दोलनी होने का मतलब है वहीं जाता ही रहे, फिर या तो दूर जाता रहे, कम से कम ऐसे रुके ना, और ये रुकेगा। -1/2, फिर 1/4, फिर आएगा -1/8, फिर आएगा +1/16, और ये देखो ये धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। ये क्या आया, इधर आया -1/2, -1/2 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, ये A1 आ गया। फिर आया +1/4 जो कि आपका इधर आएगा, ये रहा +1/4, ये A2 आ गया। फिर आएगा -1/8, ये यहाँ आएगा। फिर आएगा +1/16, ये यहाँ आएगा इसके बीच में। फिर आएगा -1/32, ये देखो होता होता 0 पे पहुंच जाएगा। दोलनी मीन्स जो अभिसारी नहीं है, अपसारी नहीं है, वो है दोलनी, या फिर जिसकी दो लिमिट हो, जिसकी दो लिमिट हो वो दोलनी होता है। तो अगर दोलनी है, अगर बोलते हो दोलनी है, तो बताओ दो लिमिट कौन सी है, बताओ दो लिमिट कौन सी है। -7 की पावर n, वापस उसकी दो लिमिट थी, एक -7 और एक +7, एक -7 और एक +7। इन दोनों में कितना अंतर है ये समझो। इसमें आपका पहला उत्तर, पहला पद A1 आया -7, A2 आया +7, B2 -7 +7, ये कहीं नहीं पहुंच रहा, ये दो नंबरों के साथ साथ ही दोलन कर रहा है, दो लिमिट बना रहा है, एक -7 और एक +7, एक -7 और एक +7। अगर रियल लाइन पे जाएं, ये आपने A1 निकाला, A1 आपका ये आ गया, ये A1, ये A2, फिर ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये है दोलनी, ये दोलनी है, ये दोलनी नहीं है। ये एक नंबर पे पहुंचेगा, ये दो नंबरों पे नहीं पहुंचेगा, ये एक नंबर पे पहुंच जाएगा। रियल लाइन बनाओ, ये 0, ये 1, ये -1। पहला पद आएगा माइनस का आधा, पहला पद आएगा माइनस का आधा, तो माइनस का आधा यहां होगा, ये रहा माइनस का आधा। दूसरा पद आया 1/4, ये रहा 1/4 यहां, तो यहां आ गए। फिर अगला आएगा -1/8 जो यहां आएगा, अब ये नहीं आया, ये आया है। फिर आएगा +1/16 जो ये होगा, फिर आएगा 1/32 जो ये होगा, और धीरे 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 छोटा होता होता ये इस कुएं में गिर जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ये माइनस, ये नहीं, ये वाला गलत, -1 की पावर n × 7, ये -1 की पावर n × 7, ये दोनों में ही माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन माइनस प्लस होने का मतलब ये नहीं कि वो अभिसारी है या वो दोलनी है। माइनस प्लस हो सकते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अंततः वो एक बिंदु पे पहुंच रहे हैं। तो दोलनी आप तब बोलते हैं जब वो अभिसारी नहीं होता। पहले देखो वो अभिसारी है, अगर वो अभिसारी है तो फिर वो दोलनी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी दोलनी की परिभाषा होती है कि अभिसारी हो, अभिसारी, इन दोनों में से कोई भी हो गया, फिर दोलनी नहीं हो सकता। अभिसारी भी नहीं है, अपसारी भी नहीं है, मतलब उसकी कोई सिंगल लिमिट नहीं है, इसका मतलब दो लिमिट है। तो जब दो लिमिट है तो फिर दोलनी। तो दो लिमिट लाओ, कौन सी दो लिमिट है, चलो इसकी ट्राई करते हैं। इसकी दो लिमिट कौन सी है, इसकी दो लिमिट कौन सी है,
तो दो लिमिट है ही नहीं, इसकी एक ही लिमिट है, और एक लिमिट है तो फिर अभिसारी। जिसकी एक लिमिट है वो तो अभिसारी होता है, तो इसकी एक लिमिट है। तो माइनस प्लस होने का मतलब ये नहीं होता कि माइनस जा रहा है प्लस जा रहा है, माइनस जा रहा है प्लस जा रहा है, तो फिर वो दोलनी हो गया। माइनस प्लस जा रहा है, जा सकता है माइनस प्लस। माइनस प्लस दो बिंदुओं को पकड़ के बैठ जाए और उन्हीं दो बिंदुओं को बार बार प्राप्त करे, तब कहते हैं दोलनी। या फिर अनंत चला जाए, उधर भी जाया जा रहा है उधर भी जाया जा रहा है, तब बोलते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस चलते चलते एक नंबर को प्राप्त कर रहा है तो फिर वो अभिसारी है। अगर वो परिमित नंबर है तो अभिसारी है, अनंत है तो अपसारी है, और दो नंबर प्राप्त कर रहा है तो फिर दोलनी। ठीक है, चलो इसको पूरा करते हैं। बाकी एक दो सवाल रह गए, चलो बाद में करेंगे, फिर क्लास लंबी होगी, है ना। ठीक है, चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं।